नमस्कार। 2025 की आखिरी शाम के आखिरी 4:50 हो चुके हैं। वक्त 2025 में गूंज के आखिरी एपिसोड का है, लेकिन नए एपिसोड की भी आप उसी तरीके से इंतजारी करते रहिएगा जैसा हमेशा करते हैं। अब जब हम गूंज लेकर आपके सामने हैं, ठीक उसी वक्त दुनिया के कई देश नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं। 2026 के वेलकम की दहलीज पर इस वक्त मुल्क हमारा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है और गूंज में आज बात 2026 में सियासत की नई संभावना क्या हो सकती है। ये मुद्दे जो 2014 से चलकर 2025 तक पहुंच चुके हैं, क्या ये मुद्दे 2026 में बदलेंगे? विपक्ष जिन मुद्दों को उठाकर जनता के बीच जाता रहा है, क्या वही मुद्दे उसकी जुबान, उसकी दिल, उसकी आत्मा, उसकी नफ्स पर काबिज रहेंगे, या फिर 2026 में विपक्ष अपना एक नया वर्जन लेकर आएगा? विपक्ष को एक नई उम्मीद की किरण जो है वो इस वक्त क्या वाकई दिख रही है? बीजेपी के लिए चुनौती क्या आगे 2026 में होने वाली है? ये दो ही संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि 2026 में देश के 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, ये वो इलाके हैं जहां सियासत बहुत बड़े दर्जे को हासिल करती है, केंद्र में रहती है, ईदर दिस साइड और दैट साइड। 5वां राज्य पुडुचेरी। चुनाव के लिहाज से बीजेपी शासित एनडीए के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 5 में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी सत्ता का स्वाद इनमें चख ही नहीं पाई है। असम और पुडुचेरी में जरूर बीजेपी का कमल खिला है और नए साल में इस चुनावी सीजन का श्री गणेश बीएमसी चुनाव से हुआ है, जहां 16 जनवरी को वोटिंग होनी है और 16 जनवरी को नतीजे घोषित भी हो जाएंगे। मुंबई नगर निगम का चुनाव इसलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि उसका बजट देश के कई राज्यों के बजट से बहुत ज्यादा है और इसीलिए हम कह रहे हैं 2026 की तरफ विपक्ष उम्मीद भरी निगाह से क्या देख रहा है, और अगर हां तो फिर क्या होगा। हालांकि चुनाव वाले 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल 1977 के बाद कांग्रेस सत्ता से दूर रही, तमिलनाडु 67 के बाद कांग्रेस सत्ता के बाहर है, केरल में 2016 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, असम में कांग्रेस 2016 से सत्ता में लौटी नहीं है। चुनावी मैदान में देश की सबसे पुरानी पार्टी का हाल बेहाल, और अफसोस इस बात का है कि वो इससे सबक लेने को तैयार नहीं दिख रही और इसीलिए सहयोगी दावा कर रहे हैं कि चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस अपनी खामियों पर बात नहीं करती, बल्कि कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी चुनाव आयोग पर हमेशा आरोप लगाकर मुद्दे को भटका देती है। लड़ाई हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी से है और इसकी बानगी हम 2025 में देख चुके हैं, जहां दिल्ली का चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, शानदार जीत हासिल करती है क्योंकि चुनावी मशीन है। केरल के तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में बीजेपी पहली बार जीती। महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 6 प्रशासनिक विभागों में 5 अपने कब्जे में कर लिए। 2026 ये वो साल है जो देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल भी फूंकते हुए देखेगा। 2029 आम चुनावों की स्थिति को काफी हद तक ये वाला चुनाव साफ कर देगा। ऐसे में गूंज में सवाल है कि बीजेपी 2025 की तरह 2026 में भी अपनी चुनावी बादशाहत को कायम रखेगी, कामयाब रख पाएगी क्या? स्थानीय मुद्दों पर नैरेटिव को तवज्जो देने वाली कांग्रेस 2025 से क्या कोई सबक लेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टियां क्षेत्रीय क्षत्रपों से कैसे पार पाएंगी? शुरू कर रहे हैं ये ईयर एंडर नए साल की तरफ जाता हुआ गूंज का। सारे मेहमानों से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएलडी के पूर्व सांसद मलूक नागर साहब यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं फराज भाई आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि विपक्ष से ये बड़ा सवाल है कि 2026 में क्या नई दिशा में जाता हुआ विपक्ष नए नैरेटिव के साथ, नए मुद्दों के साथ, या फिर वही जो 2014 से शुरू हुआ और 2025 तक चला है? रूबिका जी देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी 2024 में भी चुनाव जीते और जनता ने उनका साथ दिया, जनता ने उनसे मोहब्बत भी की,
तो मैं एक शेर इस देश की जनता के ज़रिए प्रधानमंत्री जी को नज़र करना चाहता हूं कि ये वफा की सख्त राहें ये तुम्हारे पाए नाजुक, नन लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ चलते चलते। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश का मजदूर आदरणीय मोदी जी से ये कह रहा है कि जो मनरेगा में हमको रोजगार की गारंटी मिलती थी, मोदी जी मत लीजिए। मोदी जी, वो रुपया जब गिरता था तो प्रधानमंत्री जी की साख गिरती थी। आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की साख को बचा लीजिए, रुपयों को ना गिराइए। हमारा मोदी जी से यह है कि 2026 में यह होना चाहिए। हम ये देखना चाहते हैं 2026 में कि इस देश में 1 करोड़ लोगों के पास देश की 60% संपत्ति चली गई है। मोदी जी, इस देश की संपत्ति इस देश के गरीबों को भी चाहिए। इस देश के गरीब को सिर्फ 5 किलो राशन नहीं चाहिए, इस देश के गरीब को इस देश की संपत्ति में बराबर का हक चाहिए। मोदी जी, इस देश के छात्र बोलते हैं, ये जो छात्र बैठे हुए हैं, जो नौजवान बैठे हुए हैं, कि पिछले 7 साल में लगभग 75 पेपर लीक हुए, उससे लगभग 2 करोड़ छात्रों का भविष्य अंधकार में गया। मोदी जी, वो पेपर जो लीक हो रहे हैं, उन पेपर को रुकवाइए। मोदी जी, 2026 में इस देश की जनता आपसे कहती है कि इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी के ऊपर जो आरक्षण का डाका डाला जा रहा है, मोदी जी, उस डाके को रुकवाइए। क्योंकि संसद में आपके मंत्री ने खड़े होकर के कहा था कि इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के हिसाब से उनके पद नहीं भरे गए हैं। मोदी जी, अरे अभी तो शुरुआत, अरे रुकिए सर, साल खत्म हो गया आपका, मोदी जी खत्म नहीं हो रहा है। रुकिए ना, आपने तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दे आप 2026 में, तो इससे पहले आपके मुंह में दही जम गया था कि एसआईआर, चुनाव आयोग, ईवीएम, ये चोरी, वो चोरी, चौकीदार चोर है, ये सब मुद्दे तब उठाते तो शायद आज आप सत्ता में होते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस देश से जुड़े हुए जमीनी मुद्दे हमेशा से उठाए हैं। रूबिका जी, आपकी रिसर्च कमजोर है, आपकी रिसर्च कमजोर है। अच्छा। मैं समाजवादी पार्टी, मेरी रिसर्च कमजोर है। मैं बता रहा हूं क्यों, मेरी रिसर्च कमजोर है। मैं बता रहा हूं क्यों। आपके मुद्दों पर पकड़ इतनी शानदार है, हाँ है, कि आप लोगों ने सत्ता पर अपने आप को वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन उत्तर प्रदेश। इसी में खुश हो जाइए। हाँ, मुद्दों पे हमारी पकड़ है, इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। और सुनिए सिद्धार्थ यादव जी, 20 सेकंड में मुद्दों पर पकड़ है, इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आए हैं यूपी में, और अभी चुनाव भी आने वाले हैं, शुरुआत वहीं से होगी। देखिए रूबिका जी, आज आपने शीर्षक रखा कि 2025 पर हम विचार करें, 2025 कैसा हुआ और 2026 कैसा होगा। 2025 कई मायनों में भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ। हम चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमी, चौथे पायदान पर पूरी दुनिया में पहुंचे, और जिस गति से भारत बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये भारत की जो उपलब्धि 2025 में हमको प्राप्त हुई है, हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली है। 2025 में हमने प्रोपेगेंडा भी बहुत देखे, हमने बात भी बहुत देखी, पर बात कहने से पहले अगर आज आपकी इजाजत हो तो मैं 1 मिनट में एक कविता, अभी आपके इंतजार में जब था तो मैं लिख रहा था, मैं वो सुनाना चाहूंगा 2025 और 2026 को लेकर के। साल 2025 बोला, खेल रहे थे क्या? साल 2025 बोला, भाई अब मैं चलता हूं, डायरी खोली हंसते बोला, क्या क्या मैं झेलता हूं। कहीं भाषण, कहीं बयान, कहीं एंकर का शोर, हम सब शामिल है इसमें। कहीं भाषण, कहीं बयान, कहीं एंकर का शोर, और सबसे ऊंचा शोर था ईवीएम ईसी चोर। राहुल बोले, हार हमारी, गलती उनकी है, जीत कहां से आए भैया, किस्मती फकीरी है। पूछा जनता ने, नेता हो या ट्विटर योद्धा, पूछा जनता ने, नेता हो या ट्विटर योद्धा, बोले पहले आयोग सुधारो फिर देखेंगे मुद्दा। तेजस्वी संग जोड़ी बनी, पोस्टर छपे शानदार, मैच शुरू हुआ मैदान में, आउट हुए दोनों फिर एक बार। पहला ओवर पहली गेंद, पहला ओवर पहली गेंद, सपना हुआ हाफ, जनता बोली ये तो निकले स्लो मोशन स्टाफ। चुनाव बीच में बैग लगा, सूटकेस ने ली उड़ान, याद करिएगा बिहार चुनाव में, चुनाव बीच में बैग लगा, सूटकेस ने ली उड़ान, पचमढ़ी भी बोला भैया ये कौन सा अभियान। चुनावों के बीच में पचमढ़ी पहुंचे थे, और इधर कमल खिलता जाए, उधर भ्रम का कोहरा, बीजेपी जीतती जाए, विपक्ष बोला हमसे यह व्यवहार क्यों धोरा। साल 2025 हंसकर बोला, मैं तो बस आईना था, जो जैसा था वैसा ही दिखा, इसमें मेरा क्या गुनाह था। अब 2026 है कहकर नई सुबह नई चाल, पर विपक्ष का वही पुराना, वही राग और वही सवाल। ये 2025 का जो पूरे साल भर एक ही प्रोपेगेंडा, पूरे विपक्ष का एक ही एजेंडा, एक ही हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्षेप, और एक ही देश के अंदर नेता के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति,
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने का काम किया। पर मैं देश की जनता का आभार देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करते हुए 2025 में जैसी मजबूती भाजपा को मिली है 26 में भी वैसी मिलेगी। पूरी लंबी कविता है, आप भी कुछ लिख ही लाए होंगे मेरे ख्याल से, अब आप कव्वाली पढ़ लीजिए। इस शहर में बोलूं तो मुझे कौन सुनेगा, आहा, इस शहर में बोलूं तो मुझे कौन सुनेगा, हर शख्स जहां तेरी ज़बां बोल रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में सबकी आवाज़ दर्ज हो, और 2025 में जिस तरह से हमारे पुरखों के द्वारा बड़ी मशक्क़त से जो लोकतंत्र को अर्जित किया गया, उसको प्रबंधित लोकतंत्र में बदलने का एक गुनाह किया गया। और SIR किनके आदेश पर हुआ, किस तरह से हुआ, क्या प्रक्रिया है, उसको लेकर जब RTI फाइल होता है तो चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो एक रहस्यमयी तरीके से इस देश को चलाने की एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हम निश्चित तौर पर 2026 में इसका प्रतिकार करते रहेंगे। मनरेगा की बात हुई, वह निश्चित तौर पर ग्रामीण आबादी जो है, किसानों की, पशुपालकों की, मजदूरों की, उनके लिए एक राहत का सामान था। उसको आपने उसकी पूरी आत्मा को कुचल दिया। नाम हटाने में तो आपको महारत हासिल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए हुए सिर्फ नालंदा जिले में जिस तरह से 100 से अधिक जो सबसे कमजोर दलित परिवार थे, उनका घर बुलडोजर के हवाले कर दिया गया। बुलडोजर पूरी तरह से लोकतंत्र के प्रतिकूल एक व्यवस्था है, उसकी कोई जगह नहीं हो सकती है। अगर कहीं कोई अतिक्रमण है भी तो सरकार की ये घोषित और स्वीकृत नीति है कि हम उसके रहने की व्यवस्था करेंगे। तो 2025 में हमारी हार हुई, हम उसको विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि इतना बुरा रहा कि नहीं, आप खुद ही बिल्कुल 25% बिल्कुल मट गए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में अगर समान किस्म का संसाधन उपलब्ध नहीं हो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को, प्रोपेगेंडा के स्तर पर भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो, और इस तरह से सारी स्वायत्त संस्थाएं अगर हमारे खिलाफ काम करती हों, बावजूद इसके 38% लोगों ने अगर हमारे समर्थन में वोट किया है, तो हम एक एक मतदाता के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं। और जिन लोगों तक हम अपने, आपका झंडा बुलंद किया हुआ मैं था, आपसे कह रहा हूं रूबिका जी कि जिन लोगों को हम अपने नीति, कार्यक्रम, घोषणाओं से आश्वस्त नहीं कर पाए, उनका भी दिल जीतने का हम प्रयास करेंगे। और हम इस बात को लेकर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं कि विपक्ष अपनी पूरी रचनात्मक भूमिका बिहार सहित देश में निभाएगा। एक इन्होंने अभी कविता में कहा कि वो सूटकेस निकला, हवा में उड़ गया, है ना, और आपके नेता के लिए भी यही कहा गया कि जैसे ही EVM से रिजल्ट निकला, उनका भी सूटकेस निकला और वो भी चले गए। देखिए, इस देश में जितने तरह के लेजिस्लेशन होते हैं, अगर वो लोगों के हक में नहीं होते तो हम उसका प्रतिकार करते हैं। और एक हाउस में टेबल भी नहीं हुआ था जिस समय, कैब की शक्ल में था, नागरिकता संशोधन जो एक विधेयक पेश हुआ। अगली सुबह JP के प्रतिमा के आगे हम लोग बैठे और गांधी मैदान में बापू की मूर्ति के आगे हमने कॉल लिया कि इस देश में जो कहते हैं उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, तो इस आधार पर हम किसी को मेहमान नहीं मानेंगे कि कौन किस मजहब का है। तब भी हमारा हमेशा से स्पष्ट मानना है। मैं तो सूटकेस की बात कर रही थी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि कहां है, तो हम चुनाव मशीन नहीं है, हम 18 घंटे जगने के पक्ष में नहीं है। तो फिर तो हो गया, आप भी 8 घंटे काम करती हैं। ये शोषण है प्रधानमंत्री का, और ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। 18 घंटे कोई काम करेगा तो 2 लोगों की हकमारी हो रही है। और लेबर लॉज के साथ भी क्या हो रहा है, लेबर कोड के साथ भी इस देश में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि संवाद, एक आखिरी बात सुन लीजिए ना, संपर्क, संवाद और समन्वय यही सूत्र है, और इस सूत्र के जरिए हम बिहार में निश्चित तौर पर उसको उन्नति के रास्ते पर चलाएंगे। किसको नहीं चाहिए था अब चूंकि जिज्ञासु जी आपने कहा सिर्फ दो लाइनें नहीं चाहिए, आपने कहा आप चुनावी मशीन नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में देखा गया है कि एक आपने कहा चुनावी मशीन, एक कौन सा होता है वो बरसाती मेंढक, जिसको चुनावी मेंढक का नाम भी दिया गया। ये तो प्रधानमंत्री जी पर मुफीद होता है, उनका अधिकांश वक्त विदेश में जाता है और MOUs के आगे कंक्रीट कुछ। आपने पढ़ी, बहुत अच्छा रूबिका जी। अभी अमेरिका की तरफ से, किसके लिए बोला, अमेरिका की तरफ से 18 घंटे किसके लिए बोला? नहीं, प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम कर रहे हैं और MOUs के आगे कुछ कंक्रीट भारत को नहीं मिल रहा है। और अमेरिका ने ये बयान दिया है, हम प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं कि एक देश के रूप में अब तक हमको सबसे बेहतर ऑफर हुआ है, और सोया से लेके तमाम
कृषि अरे वो उत्पाद के आती हूँ मैं, लिए कृषि वाले पर आती अमेरिका हूँ। का बाजार हम मल्लू खोल काका रहे जी, हैं, आप ये हमारी संप्रभुता ये पर हमला लंबे है। लंबे हाथ उनकी तरफ करके और ये कह रहे थे ये क्या कह रहे हैं, वो सही तो कह रहे हैं। देखिए, अगर 18 घंटे काम करने के लिए ये कहेंगे ये एबनॉर्मल है, तो मेरे हिसाब से ये अपनी सोच और अपने नेताओं के हिसाब से ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे 6-7 घंटे काम करते हैं, 11 बजे सो कर उठते हैं। जब तक यहाँ हमारे प्रधानमंत्री सारा काम करके और सब लोगों को तैयारी करके आगे के लिए भेज देते हैं, ये उठते हैं, इनकी दुकान लगाते हैं, इनके घरों में कोई जाता नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में कुछ का कुछ बोल देते हैं, कभी चौकीदार चोर है, कभी चोर गद्दी छोड़, और रिजल्ट आते हैं बिल्कुल जीरो। 3 महीने पहले जाकर के ये वो यात्रा निकालते हैं और चुनाव से पहले विदेश चले जाते हैं, और जब इनके 12 आपस में आमने सामने बिहार में चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनका फैसला कराने के बजाय ये मध्य प्रदेश में घूम रहे होते हैं। 11 तारीख को आखिरी चुनाव है, 9 तारीख को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी घूम रहे थे। तो ये तो बिल्कुल ठीक ही कहेंगे कि 8 घंटे काम करना ठीक है। मैं इसलिए हाथ कर रहा हूं, क्या बोल रहे हो, पहले मरे पड़े और मर जाओगे, ये कह रहा था। और जहां तक बात है 2025, तो सर आदमी क्या करे, छुट्टी ना ले। 18 घंटे काम करने का मतलब है कि डाका डालने का सारा खुराफात वहां से होता नहीं, छुट्टी ले हाँ और फिर छुट्टी वाला काम करे। जनता की सेवा में निकले हो, छुट्टी कर रहे हो तो जनता ने छुट्टी कर दी, घर बैठ गया, इसीलिए 2025 में 25 में सिमट गए। ऑल राइट, यहाँ पे शुभरास्ता जी भी और पंकज जी भी। शुभरास्ता जी, 2026 ये कह रहे हैं हम लोग संवाद करेंगे और क्या करेंगे सर? संवाद, संपर्क और समन्वय, और संपर्क सीधे और जनता के समन्वय। घर पर दस्तक, हाँ, और वही हम करते रहे हैं। मतलब करते रहे तो फिर तो रिजल्ट आ गया ना सर, आप अब कुछ और करना होगा ना। दो सीट गड़बड़ पर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सिमट गई 2084 में। सवाल ये है, 2 सीट पर जयंत भाजपा, भाई, और मैं सवाल आपसे कह ये रहा हूं है- उनका जी, आज भी बैलेट से चुनाव हो जाए, इनके घर पर ताले लग आज जाएंगे भी डंडे बैलेट वालन से में। चुनाव हो जाए, बैलेट लूट से लेंगे। चुनाव हो जाए, हो बैलेट से जाएगा। चुनाव हो जाए, डरते बैलेट से क्यों हैं ये चुनाव। लोग? बार बार विपक्ष ये मांग कर रहा है, मुझे तो लगता है 2026 में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि ईवीएम नहीं, बैलेट से चुनाव। देखिए रूबिका जी, मैं खुद ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, इसीलिए जब मैं कुछ ऐसा सुनती हूँ जिससे भ्रामक जानकारियाँ जनता के बीच में जाएं तो मेरा दिल दुखता है। तो मैं आज ये जो चुनाव आयोग को लेकर के जो भी सवाल उठाए गए पिछले 2-3 वर्षों में, तब से लेकर के आज तक हमने देखा वो प्रोपेगेंडा ही साबित हुआ है। हरियाणा चुनाव के समय, ये राहुल गांधी जी के शब्द हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेने के लिए कहा गया। बिहार के समय एसआईआर करवाया गया, इनको दिक्कत हो गई एसआईआर करवाने से कि भाई चुनाव के पहले क्यों करवा दिया। केरल में 2 दिसंबर को चुनाव आयोग ने कहा कि हम एसआईआर करवाएंगे। पता नहीं इनके स्टेट गवर्नमेंट को इतनी क्या हड़बड़ी थी कि 6 नवंबर को चुनाव करवा दिए। तो अपने ही बात पर जब विपक्ष ना टिके, मतलब प्रोपेगेंडा का 101 है ये, पर मैं उस बात पे नहीं जाऊंगी। मैं आज बहुत आहत हुई कि जयंत जी जैसे संजीदा व्यक्ति ने एक भ्रामक तथ्य फैलाया कि मनरेगा बंद कर दिया गया और आगे चुप हो गए। बिल्कुल रिपील किया गया वो लॉ, लेकिन उसके एवज में एक नया लॉ भी आया है जिसको कहा जाता है विकसित भारत VBG ग्राम जी। इसके तहत आप लोगों की जब सरकार थी, मतलब मैं जयंत जी को नहीं कह रही हूँ, एक सेकंड बस, यूपीए एक की सेकंड। बात कर रही हूँ। जिन लोगों को राम कहने में दिक्कत थी, आप लोगों ने राम के आगे भी जी लगा दिया, राम के पीछे भी देखिए, जी ये लगा दिया, आप- राम जी, ये जानबूझ के प्रश्न- किया गया ये ना। प्रश्न आप सिद्धार्थ जी से पूछिएगा, क्योंकि हम जैसे अभी आ लोगों रही ने हूं मैं, चुना, रुकिएगा। हम जैसे लोगों ने सांसदों को चुना। अब राम को लेकर के अगर इतनी दिक्कत थी इनको, तो कहते कि जब महात्मा गांधी का जब डेथ हुआ और जब वो अंतिम शब्द उनके मुंह से हे राम निकला, तो ये तो आज के जमाने में तो ये महात्मा गांधी का भी जिबा कर दें उधर वाले लोग। मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, मैं बिल्कुल तथ्य पे रहना चाहती हूँ। 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट सरकार ने गारंटी किया था मनरेगा के तहत। आज VBG राम जी के तहत, विकसित भारत जी राम जी के तहत 125 दिन की गारंटी है। पर नाम क्यों बदला? वो मैंने फिर से कहा कि वो उसके लिए एक आइडियोलॉजिकल सवाल में जवाब दे सकती हूँ, पर मैं आज पहले भ्रम दूर कर दूं। दूसरी चीज, पहले ऐसा था कि सारा का सारा वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में थी। आज तो जिस समन्वय की, जिस संपर्क की, बिहार जिस सरकार पर, जिस सूबाई सरकारों पर बोझ सहभागिता बढ़ेगा। की बात कर रहे हैं, उसी बात को गारंटी की बात नहीं आत्मसात है। करते हुए जी। प्रधानमंत्री मोदी जी के तत्वावधान में कहा गया कि भाई 60% सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट हेल्प। इससे बड़ा समन्वय का उदाहरण क्या रह सकता है? यहीं तो आगे बात दम तोड़ता नजर आएगा। इसी में दिक्कत है ना, जो कमजोर राज्य 10% हैं। में दिक्कत हो जाती है राज्य को, अब जो है 40% नहीं, और तो उसे है ना, उसमें भी है ग्रहण करना प्रावधान होगा। रूबिका जी। बिहार की तो इतनी कमाई नहीं है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उसमें भी प्रावधान है कि जो हमारे डेवलपमेंट पाथ से जो पीछे रह गए,
नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स 90% सरकार वहन कर रही है। केवल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के हाँ, लिए। अब बात बिहार- आपने जो बड़ा शैतानी वाला प्रश्न पूछा रूबिका जी, बदमाशी वाला पूछा, हाँ, कि शैतानी तो- वाला सवाल पूछा, भाई, शैतान बिहार हो पीछे गए। रह हाँ। गया, तो इस पे तो मैं लगातार लिख रही हूँ बिहार क्यों पीछे रहा। 1990 में जब भारत लिबरलाइज हो रहा था, प्राइवेटाइज हो रहा था, ग्लोबलाइज हो रहा था, 1990 में हम बिहार में क्या बहसें देख रहे थे? क्या कर रहे थे भाई जैन जी? सरकार मैं जिनकी तो थी, कह रहा हूं उसके कि बाद उसके पंकज क्यों पहले- है बिहार में उसके किसी पहले नहीं हो पर सका? नजर नहीं जाती लोगों की। मैं कह रहा हूं कि तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। उसी 90 से 2005 के बीच 7 विश्वविद्यालय बिहार में खुले। उसी 90 से 2005 के बीच सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल, सबसे ज्यादा हेल्थ सेंटर्स, सबसे ज्यादा ब्लॉक, पर वहाँ सबसे ज्यादा मकड़ी के सब डिवीजन, जाले ज्यादा लग रहे सबसे थे ज्यादा ना। जिले हमने बनाए, लिटरेसी रेट को बढ़ाया, फीमेल फिटिसाइड को हमने घटाया, और इतना ही नहीं, बिहार में कोई भी कमजोर आदमी जाके थाने ब्लॉक में अपना काम करा सकता था। 3 से 5 रुपया याद माल करवाना बेचने ये के बात हमको तो मालगुजारी देनी ये लोग पड़ती थी। बेहतर बताएंगे। किसानों कहते हैं की वो जो सबसे अस्पताल ज्यादा आपने वहां पर बनाए स्वायत्तता थे, थी। वहां रूबिका पर जी, भैंसिया जो हैं वो गुजारा करती नहीं, थी। नहीं, ये मैं रूबिका नहीं जी। कह रही हूँ, ये लोग बताते हैं। नहीं नहीं, आप चले जाइए वहां दलितों के अब घर पर तो पूछ अलग ही लीजिए, मामला है ना। आप आदिवासियों के घर पर पूछ लीजिए, अब आप तो अलग ही वहां मामला है। संचतों के, मुसलमानों के घर पर चले जाइए, कमजोर तबके के घर पर चले जाइए, वो बताएंगे कि लालू राबड़ी का राज कैसा था। रूबिका जी, और हाँ। इसी दिल्ली के किनारे जहां से सिद्धार्थ जी सर, आते वो हैं, अब तक सत्ता में आप आ नहीं पाए हैं। किसानों ने जैन जी, मंडी के अभी के आपके पक्ष में बगल 700 वाले- किसानों ने अभी तो शहादत अभी- दी। अभी तो हमारे आपके समय में तो बगल मंडी वाले कानून था बिहार पंकज में। जी भी अपनी बात नहीं रख पाए। नीतीश पहले कुमार पंकज ने जी, उसके एपीएमसी बाद। को पहले खत्म पंकज किया, जी, पहले पंकज इसलिए जी। उस पर फख्र है हमको ओके, उस 15 जैन साल जी, के शासनकाल पर। आप राहुल जी का बदला पंकज जी से मत लीजिए। नहीं, कहाँ उनको है? बोलने ऐसा- दीजिए। ऐसा तो बिल्कुल हाँ, नहीं है। मैं उनको बोलने देना मैं तो चाहूंगी। 1990 को इन्होंने प्रस्थान बिंदु बनाया। ठीक है, मेरा ठीक है, मेरा ओके। कहना है कि पंकज आप जी। 47 से क्यों नहीं जोड़ती हैं? ओके, आप पंकज जी। अपने इस एनडीए शासन काल में 20 साल में 17 साल तो जदयू ने भाजपा के साथ सरकार चलाई है। हाँ। और वहां जिस तरह से लूट, छिनैती, अपहरण, बलात्कार के मामले बढ़े, समझ गई। इस पर कौन जवाब देगा? हाँ, हाँ, समझ ये गई। कौन पंकज सा जी। अंकगणित है? कौन सा पंकज जी, 2000 कॉग्निजेबल ऑफेंस, पंकज जंगल जी, राज होता है 2000 और 5 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस जैन जी शासन होता है। रुकिए। हमारे पास शांत नहीं है मीडिया गदाधारी तंत्र। भीम शांत। नहीं, हम तो पंकज शांत जी, ही रहते हैं। 2025 आपने देख लिया कौन कौन से मुद्दे, और इसमें से कई ऐसे मुद्दे थे जिनसे आपने अग्री नहीं किया और कांग्रेस ने उसे बढ़ चढ़कर उठाया। जनता उससे कनेक्टेड फील नहीं कर रही थी। चौकीदार चोर है, आप कनेक्टेड फील करते हैं? ओके, वोट चोर गद्दी छोड़ कनेक्ट करते हैं? नहीं सर, अब आप कहेंगे ये तो मुट्ठी भर लोग हैं। नहीं, मुट्ठी भर नहीं है, ये हमारे नौजवान साथी हैं, ये युवा पीढ़ी है, और ये जिस तरह की है उसी से तो देश का ये हाल है आज। बजाइए, रुक क्यों गए? वापस बोलिए, रिपीट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल हो गए, हाँ, और सिद्धार्थ जी की पार्टी मतलब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को 70 साल हो गए। तो ये 100 साल और 70 साल में आरएसएस और बीजेपी ने वर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा प्रोड्यूस किया, ये तो ये नौजवान बताएंगे, लेकिन एक बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, वो क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो अटल बड़ा बिहारी याद आ रहा है वाजपेयी आपको जी, आजकल एक मिनट, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनको अपने एक मुख्यमंत्री को सलाह देनी पड़ी थी कि राजधर्म निभाइए, आप राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। तब से जो राजधर्म नहीं निभाया जा रहा है वो 2025 में भी नहीं निभाया गया, और 2014 से 31 दिसंबर को 4238 दिन हो गए नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बने। इन 4238 दिनों में जो इस मुल्क का हाल हुआ है वो सबके सामने है। अटल जी की एक कविता भी मैं सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा, हाँ, एक एक दिन गिन रहे हैं, तभी से गिन रहे हैं सर, लेकिन ये जो तभी से गिन आप रहे हैं। कविता सुना उससे पहले, ये राजधर्म की अगर हिदायत राजीव गांधी जी को दी जाती तो 84 के सिख दंगे नहीं कहाँ होते। इतने बड़े हादसे से और भागलपुर की तुलना कर रही हैं। 2025 माइनस अरे, सिख दंगा एक छोटा है, एक मिनट, सिख दंगा छोटा है, तो वो अटल, भागलपुर दंगा छोटा है सर। सुनिए तो रूबिका जी, उन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या लिखा? उन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। गीत तो नया गाता हूँ, वो अलग है, वो अलग है, ये कविता है, गीत नहीं गाता हूँ। टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूँ। तो ये जो तिलिस्म टूट गया है, जो सच से भय खाने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तो 2025 की क्या बात करें?
और जब 2025 अतीत ऐसा गया है तो 2026 के भविष्य की भी क्या बात करें। ये है आज उपलब्धि हमारी बहुत है, बहुत उपलब्धि है सर। पर मुझे लगता है कि ये आरएसएस और बीजेपी ने एक और शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, राहुल गांधी। मुझे ऐसा लगता है he has come across as a person जो कि 1300 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक कह रही हैं आप। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो छवि राहुल गांधी की बनाने की कोशिश की गई उसको इस मुल्क ने नकार दिया। एक बात ध्यान रखिए, मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव की वो छवि क्यों नहीं बनी? एक बात, अखिलेश यादव की वो छवि क्यों नहीं बनी सर? मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूं, और अखिलेश यादव को लेकर मैं अपने इन युवा साथियों को बताना चाहता हूं, ये बताइए करोड़ों रुपए इन दोनों के ऊपर क्यों नहीं खर्च हुए? एनडीए की लोकसभा में जितनी सीटें हैं और इंडिया समूह की जितनी सीटें हैं उनमें सिर्फ 56 सीटों का फर्क है। सिर्फ 37 सीटें अगर इंडिया समूह की और आ जाएं, अगर सिर्फ 37 सीटें इंडिया समूह की और आ जाएं तो एनडीए की सरकार चली जाएगी। ये है असली स्थिति। इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश मत करिए, ये बात दिमाग में रखिए। क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव में विपक्ष अगर एकजुट होकर लड़ा, अच्छे से लड़ा, तो 37 अतिरिक्त सीटें नहीं ला सकता है? बताइए, ला सकता है या नहीं ला सकता? इंडिया गठबंधन क्या था पंकज जी? अरे उनको तो जवाब देने दीजिए। पहले मुझे ये तो बताइए, उनको तो जवाब देने दीजिए। एक साथ थे भाई, आपने उनको जो है तायद कर दी है कि जब इशारा करेंगे तभी ताली बजाइए, जब इशारा करेंगे तभी बोलिए। ऐसे कर दिया तो चुप बैठे रहिए, कोई बोल ही नहीं पा रहा बेचारा। जनता पर भी आरोप लगाने लगेंगे। आरोप नहीं, आप उनको बोलने नहीं दे रही हैं। जैसे 11.5 साल में नहीं बोलने दिया जा रहा है, आप उनको शर्मिंदगी से बचा रही थी। पर कोई बात नहीं, पूछिए आप, पूछिए। कोई मैं ताली, मुझे तालियां चाहिए ही नहीं। अरे जवाब चाहिए ना, जवाब पूछ लीजिए आप। ये जो आप लोगों को 11 साल में सिखाया गया है ना, ताली बजाना और थाली बजाना, यही तो इस देश की मुसीबत है। सवाल पूछना आपको सिखाया ही नहीं गया, सवाल आपके मुंह से उठने ही नहीं दिए गए। आपको सिखाया गया है। बोले इंडिया गठबंधन एक हो जाएगा। आप बताओ, दिल्ली में तो हो नहीं, बिहार में धीरे धीरे टूटता जा रहा है, पश्चिम बंगाल में हो नहीं, तो सर आप बोल रहे कि एक साथ कैसे लड़ेंगे फिर आप? नहीं, पर पंकज जी की बात आपने सुनी नहीं। वो ये कह रहे हैं 11 साल में आप लोगों को घूंट पिलाकर बदल दिया गया है, आप सोच ही नहीं सकते हैं, और इसीलिए आपको सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा होता है, और वो चेहरा है मोदी, बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्व। इसके अलावा आप लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बोला जैसे बिहार में उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालय खोल लिए, फीमेल फेटिसाइड घटा दिया आपने, तो आपने कभी जाके चेक किया है कि वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ के आप जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ कैसी फैकल्टीज़ है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? बच्चे को बेंचेस प्रोवाइड नहीं है, वो नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको क्या मतलब पढ़ाई दे रहे? जो फीमेल है बच्चों को, उनको कोख में मारा जा रहा है, मर्डर हो रहा है, इन केसेस पेंडिंग पड़े पर आप लोग कोई एक्शन लेते नहीं हो, तो इसके बारे में कुछ बताइए। पर 20 साल से तो एनडीए की सरकार है। हाँ? ये बात आप ठीक कह रही हैं कि हम सबके लिए एक सामूहिक ढंग से, और दूसरा कि पहले पटना कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ सर, मेरा सवाल आप लोगों से, आप लोग नाम चेंज करने की सिवा अगर आप लोगों को कुछ मिल जाए समय तो काम भी कर लीजिए। सबसे पहले आप निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत नीति आयोग में बदल दिए, योजना आयोग को। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्ट किए। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बदल दिए। मिड डे मील को पीएम पोषण में बदल दिए। मनरेगा को जी राम जी बदल दिए। इनके सिवा भी आप लोगों को कुछ बचा है काम करने के लिए तो काम भी कीजिए सर, क्योंकि ऐसे हमारा भारत विकसित नहीं होगा। भले ही आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन आप जाके गांव में देखिए भूखे लोग मर रहे हैं। बन चुके हैं। 63 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। 63 लाख करोड़ रुपए, जो टोटल जीडीपी का 19% से ज्यादा है। ओके पंकज जी, इतना आप तो कह रहे थे 11 साल में हम लोगों ने इनके अंदर जहर भर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, तो ये भी गलतफहमी निकाल दीजिए। कोई लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बन चुके हैं। सिद्धार्थ जी फिर आ रही हूँ। नहीं, कौन सी गलतफहमी निकाल दीजिए? हम 40वें पायदान पर है, मान लीजिए इनकी बात। 2004 के अंदर हम 11वें पायदान पे थे, 14 में भी हम 11वें पायदान पर थे। अभी हम 14 से 11वें से निकल करके चौथे पे आ गए, तो कह रहे मानिए मत,
भारत वही का वही है। भारत कोई विकसित इकोनॉमी नहीं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। 59 रुपए का डॉलर था। मैं 2014 में 59 रुपए का डॉलर था, आज 90 रुपए का है। अब डॉलर पे भागेंगे, 10 साल में 30 रुपए की हिम्मत रखिए बढ़ोतरी, सुनने की। 3 रुपए, समस्या ये है, 3 रुपए प्रतिवर्ष महंगा हुआ। रूबिका जी समस्या बात ये कर रहे हैं आप है, अभी अर्थव्यवस्था अटल जी की बात हो रही थी, मैं भी एक पंक्ति पढ़ के सुना देता हूं। अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टियां आएंगी और जाएंगी, पर यह देश रहना चाहिए। क्या हम विपक्ष की नीति में इस बात को देखते हैं? कहीं हम देख पा रहे हैं इस बात को? पार्टियां आज हम हैं, 11 साल से देश की जनता ने हमको अवसर दे दिया, तो आज आपसे भी नफरत हो गई। आपके मन में जहर भरा हुआ है। जितने नौजवान बैठे हुए हैं, ये बैड प्रोडक्ट है आरएसएस का। क्यों? क्योंकि 11 साल में आपके विचार को नहीं जिताया। मैंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का वर्स्ट प्रोडक्ट कौन है वो ये बताएंगे, लेकिन मैंने बताया कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन अच्छा, है। बीजेपी और आरएसएस का वर्स्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्रोडक्ट। 10 सेकंड ओके, ऑलराइट। हम 60 साल तक इस देश में विपक्ष में रहे, तब ऐसा नहीं था। हम हर चुनाव हारे, हम हर चुनाव जनता के बीच में गए, हम नहीं उतर पाए उनके दिल में। 11 साल में अपनी विफलताओं का ठीकरा फोड़ने के लिए क्या आप देश की जनता बची है? क्या देश की संवैधानिक संस्थाएं बची हैं? अगर आप चुनाव नहीं जीत पा रहे तो इलेक्शन कमीशन की गलती हो सकती है, नौजवान की गलती हो सकती है, अच्छा, देश के लोगों की, राहुल गांधी की नहीं है। यहाँ पर पूछ लेते ना, विपक्ष चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहा है? आप लोग सोच के रखिए, जवाब क्या होना चाहिए? या तो ये कारण हो सकता है कि वो अच्छे से अपनी वैल्यूज समझा नहीं पा रहे हैं, या तो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो 11 साल से कुछ ना कुछ तो जीत पाते, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट हो पाते, कहीं पे तो आ पाते, अपना स्टैंड ले पाते क्लियर। ओके, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है? इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये अभी ऑपोजिशन में है, जो वो मतलब पार्टी का विरोध करते करते अपने देश का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ओके, मैम, हमने लोकतंत्र के मंदिर को तो सजा दिया, वहाँ पक्ष को बिठा दिया, विपक्ष को बिठा दिया। विपक्ष को हमने भूमिका दी कि वो सवाल पूछे, लेकिन यहाँ क्या होता है, शीतकालीन सत्र में हम लोग 2025 में क्या हुआ इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पे 10 घंटे डिबेट करवाने के लिए पक्ष ने विपक्ष को ब्लैकमेल करके मनवा लिया। तो यहाँ तो कमजोर विपक्ष दिख रहा है ना, वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसमें भी हमारी गलती है। हम उसमें वोट्स प्रोडक्ट हैं। मतलब आपको ये लगता है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, विपक्ष क्या जनता से कनेक्ट कर पा रहा है, या ईवीएम और चुनाव आयोग की वजह से चुनाव आ रहा है? मैं मुझे लगता है कि जो विपक्ष है वो केवल चुनावी मामलों पर ही बोलता रहता है कि ये चोर है, इस प्रकार के बयान देता है, ईवीएम पे कभी सवाल उठाता है, परंतु वह विकास की बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर वो जनता के हित की बात करेगा, विकास की बात करेगा, तो उसको भी हमें, जैसे पेपर लीक, सबने तालियां बजाई, पेपर लीक एक बड़ा मसला था। हाँ, आपको क्या लगता है क्यों चुनाव नहीं जीत पा रहा है विपक्ष? इनका बस ये होता है कि अगर ये हार रहे हैं तो पक्ष पे नाम लगा दिया जाता है कि वोट चोरी और ये सब हो रहा है, तो ऐसे कैसे जीत पाएंगे लोग? मतलब जनता पर विश्वास करने का सबसे बड़ा तरीका क्या हो सकता है? क्यों लग रहा है आपको कि देश के जो मुद्दे हैं उस पर नज़र डालना पड़ेगा पहले तो, और लोगों से तभी कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसे नहीं है कि हम वोट चोरी का इंजाम लगा दे, ऐसे में जीत ही नहीं पाएंगे। पर कोई ऐसा है जिसको लगता है नहीं वोट चोरी हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है? हाँ, आपको लग रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? मैम, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तो स्पष्ट खुले मन से कह दिया कि मैंने डीएम से कहकर चुनाव जितवा दिया। तो इस अच्छा, आप जानते हैं ऐसी 4 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है 400 से कम वोटों से जीती है, हारी है। तो अगर फोन कर देते डीएम को तो जीत नहीं सकती थी। इसका मतलब हम नहीं बोल रहे जी, उनका केंद्रीय मंत्री खुद बोल रहे हैं। नहीं, वो तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, पर आपने अपना दिमाग लगाया। अगर वे केंद्र मंत्री होकर ऐसा बात बोल रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगा। तो प्रधानमंत्री होकर जब वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारे बस का नहीं है, आप केंद्रीय मंत्री की बात मानेंगे, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री जी सच बोल रहे हैं। उसी सरकार में केंद्रीय मंत्री सही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों का हेड जो है वो, अरे सर खुदा के वास्ते, वोट चोरी जब आप बोलते हैं, आप डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए मैं आप पर अटक गई हूँ। आपने जिसको पसंद किया उसको वोट दिया। हाँ, आपको पता है किसको वोट दिया? वो पर्ची दिखी थी आपको? वोट करते हैं आप? एक्चुअली मैं वोट दिया, वो मेरा अधिकार का बात है, मैं बिल्कुल पब्लिकली बात को बिल्कुल स्पष्टता नहीं कर सकता हूँ मैं किसे वोट दिया। नहीं, पर्ची दिखी थी ना जब आपने वोट किया था, तो आपको लग रहा है कि वो वोट वहीं गया है कि नहीं, वोट कहीं और गया है? मुझे दिख रहा है। क्या जो मूर्ख व्यक्ति है गांव में, उसे अभी तक अच्छे से, गांव में वाला मूर्ख नहीं होता है, पहले तो ये क्लियर कर दूं। मैम, आपको पता वाले लोग होते हैं, अभी पता होना चाहिए, अभी भी बहुत व्यक्ति को स्मार्टफोन चलाने तक नहीं आता है। भोले भाले लोग जेएनयू में भी होते हैं। नहीं, भोले भाले और मूर्ख में सर फर्क होता है। हाँ, भोले भाले आरएसएस में भी होते हैं।
इन्होंने अभी कहा कि वोट चोरी हुई है। अगर वोट चोरी हुई है तो मैं विपक्ष से सवाल करता हूं कि अगर चोरी हुई है तो आप उस पर पुख्ता सबूत इकट्ठा कीजिए। और आप विपक्ष का ये आइडियोलॉजी है कि वो सिर्फ उसे एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू ड्रामेटिकली एक नैरेटिव बनाना चाहता है। अगर आपके पास है तो इस देश में लीगल फ्रेमवर्क की और लीगल स्ट्रक्चर की कमी नहीं है। ऑलराइट, जवाब मैं चाहती हूँ, उसके बाद शुभ रास्ता। पहले बस फराज भाई, पहले शुभ रास्ता, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए इतने सारे मुद्दे हैं, मैं वोट चोरी पे इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि विपक्ष उलझाने का प्रयास कर रहा है, मैं उलझूंगी नहीं। जैसा इन्होंने कहा, अगर विपक्ष चाहता था कि वंदे मातरम पर डिबेट हो और ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल होने वाला ज्यादा मूर्ख है। इसलिए मैं वोट चोरी पे किसी की बात का जवाब दूंगी ही नहीं। मैं आती हूँ जो कहा गया अटल जी के बारे में कसीदे पढ़े गए यहाँ पर। 1998 पोखरण, मुझे लगता है भारत ने स्वायत्त तरीके से अपनी सॉवरेन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए पहली बार इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जो डिफेंस स्ट्रैटेजी डिप्लोमेसी सबकी तरफ आगे बढ़ा था। विपक्ष ने क्या किया था उस समय, याद है आपको? याद है आपको विपक्ष ने क्या किया था? किस तरीके से जलील किया था प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। दिक्कत यह है कि इनको अटल जी 2.0 मिल गए हैं जो कि अपने धर्म को लेकर, अपने कल्चर को लेकर और अपने रिजॉल्व को लेकर के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, आंखें नीची करके बात नहीं करते। ओके, दिक्कत इस बात से है कि इनकी खड़ी की हुई जमींदारी पर एक ओबीसी व्यक्ति जाकर के झंडा गाड़ कर कहता है कि आज से राजनीति इनको दिक्कत इस बात से है कि पहले कोई भी नहीं मैं कास्ट पे बात करूंगी आज। इनको दिक्कत ये है कि कल समाजवादी पार्टी और आरजेडी एक यादव स्पोक्स पर्सन भेजती थी, आज सिद्धार्थ यादव जब आकर बात करते हैं तो ये नजरें नहीं मिला पाते। आप कास्ट की बात करते हैं ना, मैं यहाँ एक एक का कास्ट प्रोफाइल नॉट फाउंड सुटेबल करा दिया जाता है ओबीसी कैंडिडेट को मेडिकल कॉलेज में। ये भी इसी प्रधानमंत्री के समय हुआ। प्रधानमंत्री और पहले पिछड़े तो देवेगौड़ा जी थे। एसटी और ओबीसी पे डाका डालने की बात करते हैं आरक्षण पर। किसने डाका डालने का काम किया? मैं आपको बताऊं कि मीसा भारती कैसे पहुंची पीएमसीएच, आरक्षण के थ्रू पहुंची थी। काबिलियत थी तो निकालिए ना उनका, निकालिए। जिस ईयर में उन्होंने मेडिकल एग्जाम पास किया निकालिए। इस देश में यह व्यवस्था है, मत जाइए। इस देश में यह व्यवस्था है और लोकतंत्र और संविधान यह व्यवस्था देता है। ये आपको भी मालूम है। कौन सी मेरी आपको भी मालूम है। बात मत कीजिए ना जयंत जी, इस और, पे नहीं और, जाते। और ये भी आप जान लीजिए, ये भी जान लीजिए नहीं जाते हैं जयंत जी। नहीं बिल्कुल नहीं, मत जाइए, बिल्कुल वार्ड है, बिल्कुल वार्ड। और प्रधानमंत्री इस देश में लेटरल एंट्री के जरिए तमाम लोगों को घुसाने का पाप प्रधानमंत्री ने किया, डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर। और यूपीएससी जैसी जिसकी सैंक्टिटी रही है उसको भी, उसका भी बेड़ा गर्क किया है। और मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, नहीं मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए। आपने बोला ना, एक सेकंड नहीं, ये तो बिल्कुल तो मैं वाली बात हो गई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने विनिवेश मंत्रालय क्रिएट करके इस देश की संपत्ति को औने पौने दाम में बिचवाया। अरे भैया, आपके ये सारे नैरेटिव जनता को क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ, आप कह रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आपको जनता जिता क्यों नहीं रही है? पकौड़ा बेचने के लिए इस देश का युवा है। मैं उस बच्ची की बात कह रहा हूँ, उस लड़के की। नहीं 16 लाख करोड़ हुआ है, 16 लाख करोड़। मैं इन बच्चों से कनेक्ट करूंगा अभी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था पीएम इंटर्नशिप योजना में? आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ बच्चों, पीएम इंटर्नशिप योजना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 5 साल में 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी। आंख में आंख डाल करके इनसे पूछिए कि कितने बच्चों को इंटर्नशिप कराई गई और कितनों को नौकरी मिली। मैं बताता हूं आपको, 1 करोड़ का वादा था, 1 करोड़ का, और 95 लोगों को नौकरी मिली है। ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। देखिए, इन्होंने मनरेगा के बारे में क्या बोला? रुकिए, इन्होंने मनरेगा के बारे में क्या बोला? मनरेगा के बारे में 100 से 125 दिन हो गया। जी राम जी। मनरेगा के बारे में इन्होंने क्या बोला? जी राम जी। मनरेगा के बारे में इन्होंने क्या बोला? जी राम जी। मनरेगा के बारे में इन्होंने बोला? जी राम जी। मनरेगा के बारे में इन्होंने बोला? मनरेगा के बारे में इन्होंने बोला? जी राम जी। मनरेगा के बारे में इन्होंने बोला? जी राम जी। मनरेगा के बारे में इन्होंने बोला? जी राम जी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल आपके लिए खूब सारी खुशियां लेकर आए और ये देश तरक्की की राह पर और दौड़ कर आगे बढ़ता चला जाए, यही दुआ है। जय हिंद।